हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज के लेक्चर में अपन बची हुई कल्पना को कवर करेंगे। तो कल के लेक्चर में मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने स्वरस और कल्क पढ़ लिया था और बाकी की कल्पनाएं क्वाथ, हिम और फांड कल्पना जो थी अगले लेक्चर में बोला था अगले लेक्चर पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन कौन कौन सी कल्पना कवर करेंगे? क्वाथ कल्पना, हिम कल्पना और फांड कल्पना कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी की दो कल्पना को अपन पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की कल्पना पे ध्यान देते हैं। तो आज की कल्पना अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना को क्या कहते हैं? डिकॉक्शन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वाथ कल्पना का अपन क्या पढ़ेंगे? पर्याय पढ़ेंगे कि क्वाथ कल्पना के क्या क्या पर्याय है क्वाथ के। तो श्रित, क्वाथ, निर्यूह और कषाय। ठीक है, ये क्या है? क्वाथ के पर्याय हैं। तो कहीं पर भी अगर श्रित पूछ ले रहा है, निर्यूह पूछ ले रहा है, कषाय पूछ ले रहा है, तो उसका मतलब आप क्या समझोगे? क्वाथ समझोगे। ठीक है, तो ये आप पर्याय याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि श्रित, निर्यूह और कषाय किसके पर्याय हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसके पर्याय हैं? क्वाथ के पर्याय हैं। ठीक, पर्याय के बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं कि पंचविध कषाय कल्पना की क्या है? तृतीय कल्पना है। प्रथम कल्पना कौन सी थी? स्वरस थी। द्वितीय कल्पना कौन थी? कल्क। और तृतीय कल्पना क्या है? क्वाथ कल्पना, जो कि आज अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो इसकी सावीरता अवधि कितनी बताई गई? 1 दिन बताया गया, मतलब 24 आवर बताई गई है। स्वरस की सावीरता अवधि कितनी बताई गई थी? तत्काल बताई गई थी। और कल्क की सावीरता अवधि कितनी बताई गई थी? 1 दिन बताई गई थी। सावीरता अवधि अपन ने बताया था किसे कहते हैं? किसी भी कल्पना का निर्माण होने के बाद वह कितने समय तक गुणकारी रहती है, वीरवान रहती है, उसे क्या कहते हैं? सावीरता अवधि कहते हैं। तो क्वाथ कल्पना की सावीरता अवधि कितनी है? 1 दिन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि शुष्क द्रव का यवकुट करके जल के साथ उबालकर छानने से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्वाथ कहते हैं। यवकुट का मतलब क्या होता है? यव का मतलब क्या होता है? जौ। तो यहाँ पर बोला गया है यव के बराबर टुकड़े कर लेना है शुष्क द्रव का। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? जल के साथ उबालेंगे। फिर उबालने के बाद करेंगे उसको, जल को जो उबाला है उसको छानेंगे, कपड़े से छानेंगे या छन्नी से छानेंगे। फिर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? क्वाथ कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इमेज में समझ में आ रहा होगा क्या किया है उन्होंने? पहले यवकुट कर लिया है शुष्क द्रव का, फिर ये क्या लिखा है? उष्ण जल। देखिए नीचे क्या है? गैस लगी हुई है, तो यहाँ मतलब कि ये उष्ण जल है। उष्ण जल में यवकुट को क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। तो इसको मिलाया है, उसको उबाल रहे हैं। ठीक है, जब वो उबल गया है तो उसको लास्ट में क्या कर रहे हैं? कपड़े से छान ले रहे हैं। इस तरह से जो कपड़े से छानने के बाद जो प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्वाथ कहते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम से भी समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। आचार्य चरक जी ने क्या कहा है क्वाथ के लिए? तो क्या कहा? बहन्नो तो क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहुष्य चिकित्सिका। बहन्नो तो क्वथितम द्रव्यम मतलब कि द्रव्य को क्या करना है? जल के साथ अग्नि में पाक करना है, अग्नि में उबालना है। क्या लिखा? बहन्नो तो क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सिका। ठीक है, मतलब द्रव्य को क्या करना है? जल के साथ अग्नि, बहन्नो मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि पर उबाल कर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? श्रित कहते हैं। श्रित किसका पर्याय है? क्वाथ का पर्याय। यहाँ पर भी बताया गया तो क्या कहते हैं? श्रित कहते हैं। आप ये वाला श्लोक याद कर लेना, इस तरह से आपको क्वाथ की परिभाषा भी याद हो जाएगी और क्वाथ का पर्याय भी याद हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा आचार्य चरक जी ने? बहन्नो तो क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहुष्य चिकित्सिका, मतलब कि द्रव को जल के साथ मिला करके अग्नि में, बहन्नो मतलब क्या होता है? अग्नि में पाक करने, उबालने पर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? श्रित कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको परिभाषा समझ में आ गई क्वाथ की। अब चलिए बात करते हैं कि क्वाथ में जल का प्रमाण क्या होता है। तो क्वाथ में जल का प्रमाण जो होता है अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले आचार्य सारंगधर के अनुसार देखेंगे तो इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि 1 पल यवकुट द्रव्य लेना है। 1 पल का मतलब 48 ग्राम। ठीक है, 1 पल यवकुट द्रव्य लेना है, उसको कितने गुने जल में मिलाकर रखना? 16 गुने जल में मिलाना है उसको, और मंद अग्नि पर पाक करना है। और तब तक पाक करना है जब तक कि 1/8 मतलब अष्टमांश शेष रहने पर उसको क्या करना है? उतार कर छान लेना है।
उसको पाक करना है, जब अष्टमांश शेष बचेगा तो उसको उतार कर छान लेंगे। तो इस तरह से क्वाथ का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब आचार्य चक्रपाणी जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने भी द्रव्य की मात्रा सेम बताई है कि एक पल यवकुट द्रव्य लेना है और उसमें कितने गुना पानी मिलाना है, 16 गुना पानी मिलाना है। ठीक है, और मंद अग्नि में पाक करना है। उन्होंने क्या कहा है कि 1/4 मतलब चतुर्थांश शेष रहने पर उतार कर छान लेना है। ठीक है, तो आचार्य सारंगधर और आचार्य चक्रपाणी जी ने द्रव्य की मात्रा सेम बताई है, जल की मात्रा भी सेम बताई है। सिर्फ उन्होंने क्या बताया है, क्वाथ की मात्रा कितनी बचेगी, लास्ट में कितना शेष बचेगा, उसकी मात्रा अलग अलग बताई है। तो आचार्य सारंगधर जी ने कितनी बताई है 1/8 मतलब अष्टमांश शेष रहेगा, और आचार्य चक्रपाणी जी ने कितना बताया है 1/4 शेष रहेगा, उसको उतार कर छान लेंगे। तो इस तरह से क्वाथ का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब आचार्य सुश्रुत जी क्या कह रहे हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार इन्होंने भी द्रव्य की मात्रा सेम बताई है, एक पल बताई है। जल की मात्रा भी इन्होंने कहा 4 ले लो या 4 गुना ले लो, 4 गुना ले लो या 16 गुना ले लो। ठीक है, जल की मात्रा। इसके बाद क्या करना है, मंद अग्नि में पाक करना है। और इन्होंने भी क्या कहा है कि 1/4 शेष रहने पर उतार कर छान लें। तो इस तरह से आचार्य सारंगधर, आचार्य चक्रपाणी और आचार्य सुश्रुत जी ने द्रव्य की और जल की मात्रा सेम बताई है। तीनों आचार्यों ने क्या बताई है, द्रव्य की मात्रा और जल की मात्रा सेम बताई है। आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतनी मात्रा बताई है, शेष रह जाने पर कितना शेष रह जाने पर उतारना है। तो आचार्य सारंगधर जी ने कितना बताया, अष्टमांश 1/8 शेष रह जाने पर। आचार्य चक्रपाणी, आचार्य सुश्रुत जी ने कितना बताया है 1/4 शेष रह जाने पर क्या करेंगे, उस पाक को उतार लेंगे, उस द्रव्य को जो पाक कर रहे थे उसको उतार लेंगे, अग्नि से उतार कर छान लेंगे और क्वाथ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आचार्य सारंगधर जी के अनुसार याद कर लेना, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्वाथ में जल का प्रमाण बताइए आचार्य सारंगधर के अनुसार। वैसे भैषज कल्पना में ज्यादातर क्वेश्चन आचार्य सारंगधर के अनुसार ही पूछा जाता है, क्योंकि अपन ने जब भैषज कल्पना का विकास एवं ऐतिहासिक क्रम पढ़े, विकास क्रम इतिहास पढ़ रहे थे, तो वहां पर अपन ने एक बात बोला था कि आचार्य सारंगधर संहिता को भैषज कल्पना का आधारभूत माना गया है। ठीक है, तो इसलिए मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आचार्यों के अकॉर्डिंग, तो किसका पूछा जाएगा, आचार्य सारंगधर के अनुसार, और आचार्य सारंगधर को ही प्रेफरेंस दी जाती है भैषज कल्पना में। तो आप ये वाला याद कर लेना कि आचार्य सारंगधर के अनुसार क्वाथ में जल का प्रमाण कितना होता है, तो उन्होंने क्या बोला है, एक पल यवकुट द्रव्य लेना है और 16 गुने जल में मिलाकर उसको मंद अग्नि में पाक करेंगे। जब 1/8 अष्टमांश शेष रह जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उतार कर छान लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके समझ में आ गया है। तो अगर आप इतना याद कर लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि आचार्य चक्रपाणी, आचार्य सुश्रुत जी ने भी सेम बताया, तो 1/4, तो आपको 1/8 का आधा ही करना है, 1/4, है ना। ठीक है, चलिए क्वाथ में जल का प्रमाण भी देख लिया। अब यादव जी के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, जल की मात्रा बताई है। तो यादव जी ने क्या बताया, संघात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी। संघात का मतलब होता है कि द्रव कठिन है कि मृदु है कि मध्यम द्रव्य है, उनके अकॉर्डिंग जल की मात्रा कितनी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है आचार्य यादव जी ने, संघात के अनुसार अगर मृदु द्रव्य है तो उसमें कितना लेना है, 4 गुना जल लेना है। मध्यम द्रव्य है तो उसमें कितना लेना, 8 गुना जल लेना है। और कठिन द्रव्य है तो उसमें कितना लेना, 16 गुना जल लेना है। मतलब कि 4, 8, 16। ठीक है, सबसे पहले कौन सा द्रव लेंगे, मृदु द्रव, फिर मध्यम, फिर कठिन। कठिन द्रव में 16 गुना जल लेना, सबसे ज्यादा जल मतलब कठिन द्रव में कितना लेना है, 16 गुना जल लेना है। ठीक है, तो फिर क्या लेंगे कि अगर मृदु द्रव में 4 गुना जल लिया, उसको मंद अग्नि में पाक करेंगे, 1/4 शेष रहने पर उसको उतार कर छान लेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर जल की मात्रा याद रखनी है, और लास्ट की मात्रा तो सेम है सब में कि 1/4 शेष रहेगा तब उतार लेंगे उसको। तो यहाँ पर आप याद रख लेना, मृदु द्रव की 4, मध्यम की 8 और कठिन की क्या है, 16 है। ठीक, इस तरह से सबकी लास्ट में मात्रा कितना शेष रहने पर, 1/4 शेष रहने पर उसको उतार कर छान लेंगे। ये संघात के अनुसार हो गया। ठीक, अब दूसरी मात्रा क्या बोल रहे हैं आचार्य यादव जी ने, द्रव्य की मात्रा के अनुसार, मतलब कि द्रव्य कितने ग्राम लेना है, कितनी उसकी मात्रा है, उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया है, जल की मात्रा बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, द्रव्य की मात्रा अनुसार, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ड्रग्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोले, एक कर्ष से लेकर के एक पल तक के क्वाथ द्रव्यों में कितने गुना जल लेना है,
16 गुना जल लेना है। ठीक, तो एक कर्ज मतलब 12 ग्राम, एक पल मतलब 48 ग्राम, 48 ग्राम। तो उसमें कितना गुना जल लेना, 16 गुना जल लेना है। फिर उन्होंने क्या बोले, एक पल से लेकर के एक कुड़ब, मतलब एक कुड़ब कितना होता है 192 ग्राम तक के क्वार्क द्रव में कितना लेना, 8 गुना जल लेना है। और फिर एक कुड़ब से ऊपर तक के क्वार्क द्रव्य में कितना लेना है, 4 गुना जल लेना है। ठीक, तो इस तरह से आप ये वाली मात्रा भी याद कर लेना। बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी अगर आपसे याद हो जाता है तो थोड़ा सा आप याद करके रख लीजिएगा कि एक कर्ज से एक पल तक की 16, एक पल से एक कुड़ब 8 और एक कुड़ब से ऊपर कितने हो जाए, 4 गुना मात्रा द्रव की मात्रा के अनुसार का। यहाँ पर क्या कहा है, द्रव की मात्रा कम होने पर जल अधिक लेने का कारण यह है कि द्रव का सार भाग जल में सम्यक रूप से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे द्रव की मात्रा कम होती जा रही है वैसे वैसे जल अधिक लिया जा रहा है। उसका कारण यह है कि द्रव की मात्रा कम रहेगी और जल अधिक लेंगे, जब उसको अग्नि में पाक करेंगे तो द्रव का जो सार भाग है वो जल में आसानी से आ जाएगा, सम्यक रूप से आ जाएगा। अगर अपन ऐसा करते हैं कि द्रव की मात्रा अधिक ले रहे हैं और पानी कम ले रहे हैं, जल की मात्रा कम ले रहे हैं, तो उसको अग्नि में पाक करेंगे तो द्रव का जो सार भाग है वो जल में आ ही नहीं पाएगा सम्यक रूप से। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि द्रव की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे जल की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे पाक करने पर क्या हो कि मतलब शीघ्र ही क्या हो जाता है कि सार भाग जो होता है जल में सम्यक रूप से आ जाता है। अगर इसकी कम मात्रा लेंगे तो क्या होगा, जल शीघ्र ही सूख जाएगा क्योंकि उसमें द्रव की मात्रा अधिक है और जल कम है तो उसमें सार भाग नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इस तरह से द्रव की मात्रा के अनुसार हो गया। ठीक है, तो अपन एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या बताया। क्वाथ कल्पना के बारे में बताया कि क्वाथ का पर्याय क्या होता है, श्रित, क्वाथ, निर्यूह और कषाय। और ये क्या है, तृतीय कल्पना है। और इसकी सावीरता विधि कितनी बताई थी, 1 दिन बताई थी। और क्या बोला था कि शुष्क द्रव का यवकुट कर लेंगे और उसको जल के साथ उबालेंगे। ठीक है, जल में तब तक पाक करें, जल में उबालेंगे और फिर उसको छानने से जो द्रव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, क्वाथ कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा के लिए अपन एक श्लोक बोला था आपको कि ये वाला श्लोक याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, बहनो तो क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहुष्य चिकित्सिका, मतलब कि द्रव्य को जल के साथ, बहनो मतलब क्या होता है, अग्नि में क्वथित करना, अग्नि में उबालने से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, श्रित कहते हैं, क्वाथ कहते हैं। फिर क्वाथ में जल का प्रमाण देख लिया था आचार्य सारंगधर जी के अनुसार कि उन्होंने क्या बताया था, द्रव्य की मात्रा 1 पल बताई थी और जल कितना था, 16 गुना था। और कितना शेष रहने पर उतार कर छान लेना था, अष्टमान शेष रहने पर उतार कर छान लेना। आचार्य चक्रपाणी जी, आचार्य सुश्रुत जी ने भी क्या बताया था, सेम बताया था। द्रव्य की मात्रा और जल की मात्रा दोनों ने सेम बताया था। और लास्ट में शेष मतलब 1/4 चतुर्थांश शेष रहने पर इसमें उतार कर छान लेना है। इस तरह से क्वाथ निर्माण हो जाता है। ठीक है, यादव जी के अनुसार पता, यादव जी ने 2 तरह से बताया था जल की मात्रा, पहला संघात के अनुसार, दूसरा क्या है, द्रव की मात्रा के अनुसार। संघात का मतलब क्या होता है कि द्रव कठिन है कि मृदु है कि मध्यम द्रव्य है, उसे संघात से लिया गया है। तो अगर मृदु द्रव्य है तो उसमें जल 4 गुना, मध्यम द्रव्य है तो 8 गुना, और कठिन द्रव्य है तो उसमें कितना गुना जल लेना, 16 गुना जल लेना। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ जल की मात्रा याद करनी, 4, 8, 16, मृदु, मध्यम, कठिन। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, मंद अग्नि में पाक करेंगे। 1/4 शेष रहने पे क्या करेंगे, उस क्वाथ को, उस द्रव्य को जो पाक कर रहे थे अग्नि में, उसको उतार लेंगे और छान लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से क्वाथ प्राप्त हो जाएगा। फिर द्रव्य की मात्रा के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि अगर एक कर्ज से 1 पल तक का द्रव्य ले रहे हैं तो उसमें कितने गुना, 16 गुना जल। फिर 1 पल से 1 कुड़व ले रहे हैं तो 8 गुना जल, और 1 कुड़व से ले रहे हैं तो 4 गुना जल। 1 कुड़व से ऊपर का द्रव्य ले रहे हैं, क्वाथ द्रव्य ले रहे हैं तो उसमें 4 गुना जल बोला। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे द्रव्य की मात्रा कम हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जल की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि द्रव की मात्रा कम होने पर जल अधिक मात्रा लेने का कारण ये बताया गया है कि अगर द्रव की मात्रा कम रहेगी, जल अधिक लेंगे, जब उसका पाक करेंगे तो द्रव का जो सार भाग है वो जल में सम्यक रूप से आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्या करेंगे कि द्रव की मात्रा अधिक है, अगर जल कम लेंगे तो उसमें क्या होगा, जल जल्दी सूख जाएगा क्योंकि उसमें द्रव की मात्रा अधिक है। तो द्रव की मात्रा अधिक होने के कारण, जल कम लेने के कारण उसमें द्रव का सार भाग नहीं आ पाएगा, जिससे क्वाथ का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि द्रव की मात्रा कम लेंगे और जल की मात्रा अधिक लेंगे। ठीक, ये आपको कारण समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वाथ, हिम एवं फांट में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा पढ़ते हैं। तो पहले अपन यहाँ पे क्वाथ की मात्रा पढ़ ले, अभी हिम फांट नहीं पढ़ा है, बाकी सेम ही प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्वाथ के लिए पढ़ लेते हैं, फिर हिम फांट के लिए भी पढ़ लेंगे, सेम चार्ट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इन्होंने, शर्करा और मधु, शर्करा और मधु की मात्रा
रोगों के अनुसार बताया गया है कि अगर वातज रोग है तो उसमें कितनी लेना है, पित्तज रोगों में है तो कितना, और कफज रोगों में है तो कितना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा। प्रक्षेप द्रव्य बताया था किसी भी कल्पना को अधिक गुणकारी स्वादिष्ट बनाने के लिए मिलाना होता है, उसे प्रक्षेप द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे दाल में तड़का लगाना। ठीक, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं शर्करा को। शर्करा को वातज द्रव्यों में कितना लेना है, 1/4 लेना है। ठीक है, वातज रोगों में 1/4 लेना है, और पित्तज रोग अगर है तो 1/8 लेना है, और अगर कफज रोग में है तो 1/16 लेना है। ठीक है, तो क्या लेना है, शर्करा कितनी मात्रा लेना है, वातज रोगों में 1/4, पित्तज में क्या लेना है 1/8, और कफज में कितना लेना है 1/16। ठीक है, अब मधु की मात्रा यहाँ पर क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/16, 1/16, 1/8, और यहाँ पे क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से एक मात्रा आप याद कर लो शर्करा की, 1/4, 1/8 और 1/16, और इसी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगी, मधु की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर आप ये सीक्वेंस सेम रखना, वात पित्त कफ, तो आपको ये सीक्वेंस गलत नहीं होगा। 1/4, 1/8 और 1/16, और 1/16 से आप यहाँ पे ले लोगे तो 1/16, 1/8 और 1/4। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वात और कफ में मात्रा चेंज हो रही है, पित्त में तो दोनों में सेम है 1/8, 1/8। ठीक है, तो इस तरह से शर्करा और मधु की मात्रा याद हो गई प्रक्षेप द्रव्य की, कि 1/4, 1/8 और 1/16 लेना किसमें, वात पित्त कफज रोगों में, और मधु की मात्रा क्या लेना है, उसी को उल्टा कर देना है, 1/16 वात में लेना है, पित्तज रोगों में 1/8 और कफज रोगों में क्या लेना है 1/4 लेना है। ठीक, ये आप याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा बताइए, या क्वाथ में शर्करा प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा बताइए, मधु प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या बोला है, क्वाथ में जीरक, गुगलू, क्षार, लवण, शिला जतु, हींग, त्रिकटु चूर्ण डालना हो तो उसकी कितनी मात्रा है, 1 क्षार मतलब कि 3 ग्राम डालना है। ठीक है, शर्करा मधु के अलावा अगर उसमें क्षार डालना है, लवण डालना है, हींग डालना है, त्रिकटु चूर्ण डालना है तो उसकी कितनी मात्रा बताई गई है, 1 क्षार मतलब 3 ग्राम। ठीक है, अगर क्वाथ द्रव्य में गुड़, तेल, मूत्र या अन्य द्रव्य, कल के चूर्ण आदि कुछ भी प्रक्षेप मिलाना है उसमें कितनी मात्रा लेना है, 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से क्वाथ हिमफांड में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा सेम है। तो आप ये वाला चार्ट याद कर लोगे और ये 2 पॉइंट याद कर लोगे तो आपका क्वाथ हिमफांड तीनों में क्या हो जाएगी, प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था, शर्करा में कितनी लेना है, वातज, पित्तज, कफज, ये सीक्वेंस आप सेम रखना, सीक्वेंस चेंज मत करना, तो आपको शर्करा मधु दोनों के याद हो जाएगा कि शर्करा में 1/4 वातज रोगों में, 1/8 पित्तज रोगों में, और 1/16 कफज रोगों में। अब इसी को उल्टा कर दोगे तो किसकी मात्रा आ जाएगी, मधु की मात्रा आ जाएगी। तो मधु वातज रोगों में कितना लेना, 1/16, और पित्तज में तो सेम ही है 1/8, और कफज में क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया है, क्वाथ में शर्करा मधु के अलावा जीरक, क्षार, लवण, हींग, त्रिकटु चूर्ण मिलाना है तो इनकी मात्रा क्या है, 1 क्षार है मतलब 3 ग्राम। अगर क्वाथ में घृत, गुड़, तेल, मूत्र, अन्य द्रव्य, कल के चूर्ण मिलाना है उसकी कितनी मात्रा है, 1 कर्ष मतलब कि 12 ग्राम। तो इस तरह से 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाथ में शर्करा की प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा बताइए। 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा बताइए, तो आपको वहां पे शर्करा, मधु, जीरक और ये घृत, गुड़, तेल, 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स में ऐसा पूछ सकता है कि क्वाथ निर्माण में शर्करा का वातज रोगों में प्रक्षेप द्रव्य की क्या मात्रा थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाथ निर्माण में शर्करा का वातज रोगों में कितनी मात्रा लिया गया था। ठीक है, तो कितनी मात्रा यहाँ पर है, 1/4 मात्रा है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्वाथ निर्माण में मधु प्रक्षेप द्रव्य की पित्तज रोगों में कितनी मात्रा ली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, तो आप ये चार्ट याद कर लेना, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वाथ की मात्रा कितनी बताई गई है, 2 पल बताई गई है। ठीक है, क्वाथ की मात्रा कितनी बताई गई, 2 पल बताई गई है। तो इस तरह से अपन क्वाथ कल्पना का पर्याय पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा पढ़ लिया और मात्रा पढ़ लिया क्वाथ की। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वाथ कल्पना का चिकित्सीय महत्व क्या है। तो चिकित्सीय महत्व में पहला क्या है, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ। पुनर्नवा अष्टक क्वाथ, तो यहाँ पर अष्टक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि 8 द्रव्य होंगे। पुनर्नवा मतलब क्या है, यहाँ पे पुनर्नवा प्रधान द्रव्य है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 8 द्रव्य लिए गए हैं, 8 पुनर्नवा अष्टक्वाथ में 8 द्रव्य हैं, जिसमें से पुनर्नवा जो है प्रधान द्रव्य है। अब चलिए देखते हैं ये 8 द्रव्य कौन कौन से हैं। तो इन 8 द्रव्यों को याद करने, अगर आपको बिना ट्रिक के याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं याद हो तो ट्रिक इसकी बनाई गई है। क्या है, पुनः हरी, गुड्डू और पटोल सुंठी कटु निम्ब के साथ दारू पीते हैं। ठीक है, ये 8 द्रव्यों को याद करने की ट्रिक है। क्या है ट्रिक, पुनः हरी, गुड्डू, पटोल सुंठी कटु निम्ब के साथ क्या कर रहे हैं, दारू पीते हैं। ये सब दोस्त हैं, तो क्या कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं दोबारा और क्या कर रहे हैं, दारू मदिरा का पान कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, पुनः हरी, गुड्डू, पटोल सुंठी और कटु निम्ब के साथ दारू पीते हैं। ठीक, अब चलिए इसको डिकोड करते हैं। ट्रिक को क्या है, पुनः से क्या है, पुनर्नवा। ठीक, गुड्डू से क्या लिया गया है, गुड़ची। सुंठी से यहाँ पर क्या है, सुंठी ही है। निम्ब से क्या, निम्ब। ठीक है, हरी से क्या लिया गया है, हरितकी लिया गया है ना। और पटोल से क्या है, पटोल पत्र। कटु से यहाँ पर क्या है, कटुकी। और दारू से क्या लिया गया है, दारू हरिद्रा। इस तरह से आपको इस ट्रिक से क्या हो रहा है, पुनर्नवा अष्टक्वाथ के 8 द्रव्य याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका चिकित्सीय महत्व देखते हैं। क्या है, पुनर्नवा अष्टक्वाथ को गौमूत्र में मिलाकर पीने से पांडु, कास, उदर रोग, श्वास, सूल और सर्वांग शोथ को नष्ट करता है। इसमें से आप 2-3 पॉइंट याद कर लेना। कास, श्वास तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सर्वांग शोथ, अगर शोथ है तो सूल होगा। इस तरह से शोथ और शूल याद हो गया। और पांडु, पी से पुनर्नवा है तो पा से क्या हो जाएगा, पांडु। ठीक है, इस तरह से आपको पुनर्नवा अष्टक्वाथ याद हो गया कि पुनर्नवा अष्टक्वाथ में 8 द्रव्य होते हैं, जिसमें से पुनर्नवा जो था प्रधान है। ठीक है, और इसके क्या 8 द्रव्य को याद करने की ट्रिक क्या थी, पुनः हरी, गुड्डू, पटोल सुंठी और कटु निम्ब के साथ दारू पीते हैं। ट्रिक को अपन ने डिकोड करके देख लिया, 8 द्रव्य हो गए। और इसका चिकित्सीय महत्व भी याद कर ले कि काश श्वास तो याद हो जाएगा आपको, गौमूत्र के साथ मिलाकर पीने में क्या हो रहा है, काश श्वास हो रहा है, नष्ट हो रहा है। सर्वांग शोथ, शूल नष्ट हो रहा है। और पा से पुनर्नवा से क्या हो जाएगा, पा से पांडु हो जाएगा। इस तरह से आप इसके चिकित्सीय महत्व भी याद कर लेना। अब आता है रासना सप्तक्वाथ। अब रासना सप्तक्वाथ में सप्तक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 7 द्रव्य होंगे। अब 7 द्रव्यों में भी क्या हो रहा है, रासना प्रधान है। ठीक है, तो अब इन 7 द्रव्यों को कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक आप लिख लेना। मैं आपको बोल रही हूँ, ट्रिक लिख लेना आप, अगर आपको जरूरत लगे तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि गुड्डू रास्ते में पुनः गोदेव एरंड का वध किया। ठीक, क्या है ट्रिक आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। गुड्डू रास्ते में पुनः गोदेव एरंड का वध किया। एक गुड्डू नाम का लड़का था, तो क्या कर रहा है, रास्ते में दोबारा से क्या कर रहा है, एक गोदेव एरंड थे, उनका क्या कर रहा है, वध कर रहा है। ठीक है, तो क्या है ट्रिक, गुड्डू रास्ते में पुनः गोदेव एरंड का वध किया। अब ट्रिक को क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। यहाँ पर गुड्डू से क्या लिया गया है, गुड़ची। रास्ते से रासना लिया गया है। और पुनः से क्या है, पुनर्नवा। ठीक है, और गौदेव में गौ से क्या है, गोच्छुर। और देव में क्या है, देवदारू। ठीक है, और एरंड से एरंड ही है। और वध से क्या हो जाएगा, आरक वध। इस तरह से आपको 7 द्रव्य याद हो गए। इसकी ट्रिक क्या है, गुड्डू रास्ते में पुनः गौदेव एरंड का वध किया। ठीक है, तो आपको डिकोड भी बता दिया कि गुड्डू से गुड़ची, रास्ते से रासना, और पुनः से क्या हो जाएगा, पुनर्नवा। और गौदेव में गौ से गोच्छुर। और देव से क्या हो जाएगा, देवदारू। एरंड से एरंड ही है। और वध से क्या हो जाएगा, आरक वध। इस तरह से 7 द्रव्य याद हो गए। अब इसका चिकित्सीय महत्व देख लेते हैं। क्या है कि रासना सप्तक्वाथ को सुंठी चूर्ण में मिलाकर पीने से क्या हो रहा है, जंघाग्रह, कटिग्रह, और क्या हो रहा है, पार्श्व पीड़ा, पृष्ठ पीड़ा और उरु पीड़ा और आम बात को नष्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीड़ा शब्द से 3 पीड़ा याद हो जाएंगी, पार्श्व पीड़ा, पृष्ठ पीड़ा और उरु पीड़ा। पार्श्व, पृष्ठ, उरु पीड़ा नष्ट हो जाएगी। और कौन कौन से ग्रह, जंघाग्रह और कटिग्रह और आम बात। तो मुख्यतः जो होता है रासना सप्तक्वाथ का यूज किस में किया जाता है, आम बात को नष्ट करने में किया जाता है मुख्यतः। तो अगर एग्जाम में आता है कि रासना सप्तक्वाथ का चिकित्सीय महत्व से आता नहीं है एग्जाम में, अगर बाई चांस अगर आ गया तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, रासना सप्तक्वाथ का चिकित्सीय महत्व क्या। तो आप मेनली यहाँ पे क्या करना, आम बात याद कर लेना। ठीक, अब तीसरा क्या है, कुलत्थक्वाथ। कुलत्थक्वाथ में क्या होता है, कुलत्थ बीज की मात्रा कितनी है, 1 कुड़म मतलब 192 ग्राम। और जल की मात्रा कितनी ली गई है, 3 लीटर ली गई है। तो इसका किसमें उपयोग किया जाता है, विरेचन या वमन होने से उत्पन्न शीत ज्वर नाशक होता है।
क्या विरेचन या वमन की अति मात्रा हो जाएगी तो उससे उत्पन्न क्या होगा, शीत ज्वर होगा। तो उसमें कुलथ क्वाथ का सेवन कराने से क्या हो जाएगा, शीत ज्वर का नाश हो जाएगा। और किसमें किया जाता है, कृमि रोग, मूत्र रोग, अश्मरी और आर्त्र रोग में ये उपयोगी होता है कुलथ क्वाथ। ठीक, इस तरह से अपन ने क्वाथ कल्पना का चिकित्सीय महत्व देख लिया। तो चिकित्सीय महत्व में क्या क्या थे, पुनर्नव अष्टक क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ और कुलथ क्वाथ। पुनर्नव अष्टक क्वाथ में 8 द्रव्य थे, 8 द्रव्यों को याद करने की ट्रिक बता दी थी और इसका क्या चिकित्सीय महत्व बता दिया था कि पा से पांडु हो जाएगा, काश, श्वास, सोत और शूल हो जाएगा। ठीक है, रासना सप्तक क्वाथ में 7 द्रव्य थे जिसमें से रासना प्रधान द्रव्य था। इन 7 द्रव्यों को भी याद करने की ट्रिक बता दी थी, आप लिख लिए होंगे और इसके भी चिकित्सीय महत्व बता लिया कि आम बात को ये मेनली नष्ट करता है। फिर कुलथ क्वाथ में भी बताया कि कुलथ बीज की कितनी मात्रा है और विरेचन और वमन की अति मात्रा हो जाने में जो शीत ज्वर होता है वो इसको कुलथ क्वाथ का सेवन कराने से नष्ट हो जाता है। और अश्मरी में, मूत्र रोग में, कृमि रोग, आर्त्र रोगों में इसका कुलथ क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से क्वाथ कल्पना का चिकित्सीय महत्व क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलिए बात करते हैं हिम कल्पना की। क्वाथ कल्पना अपन ने पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्वाथ कल्पना से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला तो 5 नंबर में ही क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाथ कल्पना का विस्तृत वर्णन करिए। तो अगर विस्तृत वर्णन आ रहा है तो क्वाथ कल्पना का सबसे पहले आप क्या बताओगे, पर्याय बताओगे। ठीक है, श्वेत निरूह कसाय कहा जाता है। फिर इसकी सवीरता विधि बताओगे कि एक दिन होता है। फिर इसका इंट्रोडक्शन आप हेडिंग डालोगे, फिर वहां पे ये बताओगे कि यह पंचविध कसाय कल्पना तृतीय कल्पना है और शुष्क द्रव्यों को जल के साथ उबालकर छानने से जो द्रव प्राप्त होता है उसे क्वाथ कहते हैं। ठीक, ये हो गया इंट्रोडक्शन और पर्याय। फिर क्या लिखोगे आप, परिभाषा लिखोगे। तो अगर श्लोक अगर आपको याद है तो श्लोक लिख देना, बहुत ही अच्छा। अगर श्लोक नहीं याद है तो आप ये वाला लिख देना कि ऊपर लिखना आचार्य चरक अनुसार द्रव्य को जल के साथ अग्नि पर उबालकर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्वाथ कहते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे कि क्वाथ में जल का प्रमाण, तो केवल आप लिखना आचार्य सारंगधर के अनुसार। अगर आपके पास टाइम है तो आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार लिख देना। अगर आपको याद है, मेनली आपको आचार्य सारंगधर के अनुसार याद करना है, तो वहां पर आप हेडिंग क्या डालोगे, क्वाथ में जल का प्रमाण आचार्य सारंगधर के अनुसार। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखोगे कि यादव जी के अनुसार। अगर आपके पास टाइम है तो लिख देना, नहीं तो वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद अपन लास्ट में लिखो क्वाथ में प्रच्छेद द्रव्य की मात्रा। तो आपको चारों पॉइंट बताने पड़ेंगे कि शर्करा मधु के रोगों के अनुसार अलग अलग मात्रा है, वातज पित्तज कफज रोगों में। और फिर क्वाथ में जीरा के मिला रहे, लवण मिला रहे तो उसके 1 साढ़ 3 ग्राम, और क्वाथ में अगर गुड़, तेल, मूत्र मिला रहे तो उसके 1 कर्स मात्रा। फिर सबसे लास्ट में क्या है, क्वाथ की मात्रा कितनी ली गई है, 2 पल ली गई है। और फिर आपको लिखना क्या है, क्वाथ कल्पना का चिकित्सीय महत्व। आपको इन तीनों एग्जाम्पल में से कोई भी एक एग्जाम्पल याद है तो आप एक लिख देना क्वाथ कल्पना का। तो वहां पे क्या लिखोगे, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ लिख दोगे। द्रव्य लिखने का टाइम है तो लिख देना, अगर नहीं है तो ठीक है आप छोड़ देना द्रव्य का। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिखोगे पुनर्नवा अष्टक क्वाथ का किसमें प्रयोग किया जाता है, पांडु का श्वास उदर रोगों में, सर्वांगशोथ में और शूल में प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको यहाँ पे द्रव्य भी लिख देना, आपको द्रव्य तो याद हो ही जाएंगे क्योंकि आपको ये ट्रिक बताई गई है। आप एक एग्जाम्पल लिख रहे हो, चाहे रासना सप्तक लिखना, चाहे पुनर्नवा अष्टक क्वाथ लिखना, उसको अच्छे से लिखना जिससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। वो आपको 5 नंबर में से 4.5 नंबर तो दे ही दे। ठीक है, इस तरह से अपन ने 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है कैसा आ सकता है कि पहला तो यही पर्याय से बन सकता है कि क्या होता है क्वाथ कल्पना का पर्याय, ऑब्जेक्टिव में दे देगा 3 पर्याय, चौथा पर्याय दूसरा दे देगा तो पूछेगा क्वाथ कल्पना का पर्याय कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, यह पूछ लेगा सवीरता विधि कितनी होती है 1 मार्क्स में, है ना। फिर ये पूछ सकता है कि क्वाथ की मात्रा कितनी है, तो 2 पल है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्वाथ में प्रच्छेद द्रव्य की मात्रा बताइए, तो आपके चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन ने क्वाथ कल्पना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पर अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हिम कल्पना का। तो हिम कल्पना को क्या कहा जाता है, कोल्ड इन्फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो हिम कल्पना का पर्याय क्या है, शीत कसाय हिम। यह पंचविध कसाय कल्पना की चतुर्थ कल्पना है। अपन ने पहली, दूसरी, तृतीय कल्पना पढ़ ली और ये क्या है, चतुर्थ कल्पना है। इसका पर्याय क्या है, शीत कसाय हिम। ठीक है,
तो अब इसका क्या है कि अब इसको देखते हैं, क्या इसकी सावीरता विधि भी क्या है, क्वाथ कल्पना की जैसी है, एक दिन यानी 24 आवर्स। इसमें क्या कहा है, यवकुट द्रव को रात भर शीतल जल में भिगोकर प्रातः काल मसलकर छान लेने पर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हिम या शीत कल्पना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है कि यवकुट द्रव को रात भर क्या किया, ठंडे जल में, शीतल जल, हिम से ही समझ में आ रहा है कि ठंडा, तो यहाँ पर क्या किया, द्रव का यवकुट कर लिया है, उसको शीतल जल में भिगोकर रात्रि भर रख दिया है, एक रात रख दिया, और सुबह क्या किया, हाथ से मसल कर छान लेने पर जो द्रव्य प्राप्त होता है वो क्या होता है, हिम या शीत कल्पना कहते हैं। उस द्रव्य को हिम या शीत द्रव्य कहते हैं, हिम या शीत कल्पना कहते हैं। ठीक है, क्वाथ कल्पना में क्या था, यवकुट द्रव्य था, लेकिन उसमें क्या था, गर्म जल था, है ना, तो अग्नि में पाक करना था, अग्नि में पाक करने से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कह रहे हैं, उसे क्वाथ कह रहे हैं। ठीक, वहां पर ये था। हिम कल्पना में क्या है, शीतल जल में भिगो कर रख रहे हैं, ठीक है, रात्रि में भिगो कर रख रहे हैं और सुबह हाथ से मसल कर जो भी छान लेने पर जो द्रव्य प्राप्त होता है वह हिम या शीत कल्पना होती है। ठीक, अब चलिए हिम कल्पना की परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, क्षुरम द्रव्य पलम सम्यक षड्भिर नील पलय प्लुतम निशोषितम हिमः सस्यात् तथा शीत कषाय का। अर्थात क्या बोला गया है, द्रव्य पलम मतलब क्या होता है, द्रव कितनी मात्रा लेना है, एक पल लेना है। ठीक है, क्षुरम सम्यक षड्भिर नील पलय प्लुतम मतलब कि एक पल द्रव्य को क्या करना है, भली भांति कूट लेना है, पीस लेना है, और क्या करना है, षड्भिर नील पलय मतलब कि 6 पल जल में रात्रि भर भिगो कर रख देंगे, और निशोषितम हिमः सस्यात् तथा शीत कषाय का, प्रातः काल मसल कर उसको छान लेने से जो भी प्रातः काल मसल कर छान लेने से क्या होता है, हिम या शीत कषाय कल्पना बनती है। क्या बोला इन्होंने यहाँ पर, क्षुरम द्रव्य पलम सम्यक षड्भिर नीर पलय प्लुतम, नीर का मतलब क्या होता है, जल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द्रव्य कितना लेना है, एक पल द्रव्य लेना है, और षड्भिर नील पलय मतलब कि क्या लेना है, 6 पल यहाँ पर क्या लेना है, जल लेना है। तो एक पल द्रव्य को चूड़ कर लेना है, जब कूट कर लेना, अच्छी तरह से पीस लेना है, और उसको कितने 6 पल जल में क्या करना है, उसको रात्रि भर भिगो कर रख देंगे और प्रातः काल मसल कर छान लेंगे, उससे क्या होगा, हिम या शीत कषाय कल्पना बनती है। ठीक, हिम कल्पना बनती है ना, इस तरह से उसकी परिभाषा हुई थी। यहाँ पर क्या लिखा है, एक पल द्रव्य को 6 पल जल में मिलाकर रात्रि भर भिगो कर रखेंगे, तत्पश्चात उसे भली भांति मसल कर छान लेंगे कपड़े से, और उसे क्या कहते हैं, हिम कल्पना या शीत कषाय कल्पना कहते हैं। ठीक है, हिम की मात्रा कितनी बताई गई है, 2 पल बताई गई है। प्रक्षेप द्रव्य अपन ने पढ़ लिया था पहले ही कि इसमें भी क्वाथ के समान ही प्रक्षेप द्रव्य है। क्या है, शर्करा वातज पित्तज कफज रोगों में कितना लेना, 1/4, पित्तज में 1/8 और कफज में 1/16 लेना है। ठीक है, और मधु को क्या करना है, उल्टा कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हिम, फांट और क्वाथ तीनों में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा सेम है। क्वाथ की भी मात्रा कितनी बताई गई थी, 2 पल बताई गई थी। हिम की भी मात्रा कितनी है, 2 पल। ठीक, फिर अब आता है हिम कल्पना का चिकित्सीय महत्व। अब चिकित्सीय महत्व में यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्या है, धान्यक हिम। धान्यक हिम का क्या है, शर्करा के साथ मिलाकर प्रातः काल पीने से जो अंतर्दाह, जो अंदर की तरफ जलन होती है, और तृष्णा का क्या करता है, समन करता है, तथा क्या करता है, शोथों का शोधन करता है। धान्यक हिम, हिम से मतलब यही कि ठंडा है, तो ठंडा मतलब ये होगा अंदर की दाह और तृष्णा को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हो, धान्यक हिम क्या होता है, इसका प्रातः काल सुबह सुबह पियेंगे, हिम ठंडा होता है तो क्या कर रहा है कि हस्त अंतरदाह और तृष्णा का समन कर रहा है और स्रोतों का शोधन कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, सारिवा आदि हिम। सारिवा आदि हिम क्या कर रहा है, रक्त विकारों में, पित्तज व्याधि में, पांडु कंडु हस्तपाददाह, अम्ल पित्त और पुराने ज्वर में क्या कर रहा है, लाभकारी होता है। ठीक है, सारिवा से समझ में आ रहा है कि सारिवा जो होता है रक्त शोधन होती है। ठीक है, तो सारिवा से इसमें रक्त विकार में हो जाएगा। कंडू में पित्तज व्याधि से ही रक्त विकार, पित्त से ही रक्त विकार होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सारिवा आदि हिम से आप 2 तो याद कर लोगे कि सारिवा जो होती है रक्तज में ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है, तो सारिवा से रक्त विकार में और पित्तज व्याधि में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 2 डिजीज याद हो गई, और बाकी ये हो जाएगा पांडु और कंडू और अम्ल पित्त। ठीक,
फिर आता है क्या है, पित्त प्रमाथी हिम। पित्त प्रमाथी से, इस पित्त से समझ में आ रहा है कि कामला रोगों में क्या होता है, ये अत्यधिक लाभदायक होता है। ठीक है, कामला जो थी पित्त प्रधान व्याधि होती है ना, तो क्या बोला गया, पित्त प्रमाथी हिम में, तो पित्त से आपको कामला रोग हो जाता है। सारीवा आदि से, सारीवा से ब्लड प्यूरिफाई होता है तो रक्त पित्त में हो जाएगा, रक्त विकार में हो जाएगा, पित्तज व्याधि में हो जाएगा, अम्ल पित्त में हो जाएगा। ठीक है, धान्यक हिम से आपको यहाँ पर हिम शब्द से आप याद कर लेना कि हिम का मतलब क्या होता है, ठंडा। तो यहाँ पर आप कैसे याद करोगे कि हिम मतलब ये हो जाएगा अंतर्दाह और तृष्णा का क्या कर रही, समन कर रही। तो इस तरह से अपन ने हिम कल्पना का चिकित्सीय महत्व देख लिया। तो यहाँ पर अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर पहला वही क्वेश्चन कि 5 नंबर में आ सकता है कि हिम कल्पना का विस्तृत वर्णन करिए। तो उसमें आप यही बताओगे कि हिम कल्पना को मॉडर्न में क्या कहते हैं, कोल्ड इन्फ्यूजन, पर्याय, शीत कषाय हिम, और फिर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दे दोगे आप कि इससे चतुर्थ कल्पना होती है। शीत कल्पना कहते हैं उसको शीतल जल में भिगो कर रख रहे हैं और सुबह छान मसल कर छान लेते हैं, और इसकी सावीरता विधि कितनी होती है, 1 दिन होती है। और श्लोक अगर आपको याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप ये वाला हिंदी लिख लेना कि 1 पल द्रव्य को भली भांति कूट करके 6 पल जल में रात्रि भर भिगो कर रख देंगे और प्रातः काल क्या करेंगे, मसल कर छान लेंगे, जिससे हिम कल्पना बनती है। ठीक, फिर ये क्या है कि हिम की मात्रा लिख दोगे 2 पल, और हिम कल्पना का चिकित्सीय महत्व में आप 1 या 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है 1 मार्क्स में, क्या हो सकता है कि हिम की मात्रा कितनी है, तो 2 पल है। यहाँ पर आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में हिम में प्रक्षेप द्रव्य की भी मात्रा लिखनी है, जो यहाँ पर ऊपर बताया गया है ना, शर्करा और मधु की मात्रा वात पित्त कफज में, तो ये मात्रा भी आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से हिम कल्पना कंप्लीट हुआ। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आता है सबसे अपनी लास्ट कल्पना, क्या है, फांड कल्पना। फांड कल्पना को क्या कहा जाता है, इन्फ्यूजन कहा जाता है। इसके पर्याय क्या है, उष्ण कषाय और चूर्ण द्रव। ठीक है, इसका फांड कल्पना का, फांड का पर्याय क्या होता है, उष्ण कषाय और चूर्ण द्रव। ये क्या है, ये पंचविध कषाय कल्पना की 5वीं और अंतिम कल्पना है, और इसकी सावीरता विधि कितनी बताई गई है, तत्काल बताई गई है। स्वरस की सावीरता विधि तत्काल बताई गई है। इस तरह से पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस और फांड की सावीरता विधि क्या बताई गई है, तत्काल बताई गई है। क्वाथ हिम और क्वाथ, कल्क, क्वाथ और हिम की मात्रा कितनी बताई गई, सावीरता विधि कितनी बताई गई है, 1 दिन बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लास्ट में आपको चार्ट बता दूंगी तो आप बना लेना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि औसत द्रव्यों को कूट करके उष्ण जल में भिगोया जाता है, जिससे औसत का सार भाग गुण उष्ण जल के कारण क्या हो रहा है, जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे थे, हिम कल्पना में क्या कर रहे थे कि औसत द्रव्य को कूट कर रहे थे, कूट ले रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, ठंडे जल में भिगो कर रख रहे थे, और सुबह क्या कर रहे थे, उसको हाथ से मसल कर छान ले रहे थे, जिससे वो हिम कल्पना का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब फांड कल्पना में क्या है, इसमें औसत द्रव्यों को कूटन करेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, उष्ण जल में भिगोएंगे। वहां पर क्या कर रहे थे, हिम मतलब क्या था, ठंडे जल में भिगो कर रखना था रात्रि तक। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, उष्ण जल में भिगो कर रखेंगे, जिससे क्या होगा, जल्दी ही औषधि द्रव्यों का गुण जो है द्रव्य में जल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल जल्दी आ जाएगा उष्ण जल के कारण। ठीक है, इसकी सावीरता विधि तत्काल बताई गई है। फिर यहाँ पे क्या बोला, जिन औसत द्रव्यों के गुण हिम कल्पना में संपूर्ण रूप से नहीं आ पाते हैं, क्वाथ कल्पना में नष्ट होने का भय रहता है, इस प्रकार के द्रव्यों के लिए यह कल्पना क्या होती है, उत्तम होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है हिम कल्पना में कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, कुछ द्रव्य औसत द्रव्य ऐसे होते हैं जिनके गुण अच्छी तरह से नहीं आ पाते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, उष्ण जल में भिगो कर रख देंगे, उसमें औसत द्रव्यों का गुण जल्दी आ जाएगा, इसलिए फांड कल्पना का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, क्वाथ कल्पना में नष्ट होने का भय रहता है। जैसे जो सुगंधी द्रव्य होते हैं, तो सुगंधी द्रव्य का अगर क्वाथ निर्माण करेंगे तो उसकी जो सुगंध है वो उड़ जाएगी, तो इसलिए उसमें क्वाथ कल्पना का निर्माण ना करके क्या कर रहे हैं, वहां पर फांड कल्पना का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या बताया गया है, अमलतास का गूदा फल मज्जा का उष्ण जल में घोल कर देने से क्या होता है, अधिक लाभकारी होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शब्द का मतलब समझ में आ गया। तीनों को आप समझ पा रहे हो कि क्वाथ में क्या कर रहे हैं कि उष्ण जल यानी अग्नि में पाक कर रहे हैं। ठीक है, और हिम में क्या कर रहे हैं, हिम में ठंडे जल में द्रव्य को, ठंडे जल में औसत द्रव्य को कूट कर भिगो कर रख रहे हैं, और सुबह उसका क्या कर रहे हैं, मसल कर छान ले रहे हैं। ठीक है, और फांड कल्पना में क्या कर रहे हैं, द्रव्यों को कूट रहे हैं लेकिन उष्ण जल में भिगो कर रख रहे हैं, जिससे कि औसत का जो गुण है वो जल्दी आ जाए उष्ण जल के कारण। और फांड कल्पना का निर्माण उन औसत द्रव्यों के लिए किया जाता है जिसका हिम कल्पना में द्रव्यों का संपूर्ण गुण नहीं आ पाता है। ठीक है, पहला ये। दूसरा क्या कि जिनका क्वाथ कल्पना से निर्माण नहीं हो पाता, जैसे कि उड़नशील सुगंधी द्रव्य होते हैं, सुगंधी द्रव्य को
क्या करेंगे, क्वाथ निर्माण करेंगे तो उनका क्या होगा, जो सुगंध है वो उड़नशील हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसलिए वहां पर क्वाथ कल्पना का निर्माण ना करके क्या कर रहे हैं, फांड कल्पना से उन द्रव्यों का निर्माण करते हैं। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में क्या कहा है, क्षिप्त उष्ण तोय मृदतम तत् फांटम अभिधीयते। ठीक है, क्या बोला, क्षिप्त उष्ण तोय मृदतम मतलब कि औसत द्रव्यों को यवकुट करके उष्ण जल में मिलाकर, क्षिप्त उष्ण तोय मतलब उष्ण जल में मिलाकर, मृदतम मतलब हाथ से मसल कर, वस्त्र से छान लेने पर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, फांटम अभिधीयते। उस द्रव्य को क्या कहते हैं, फांट कहते हैं। ठीक है, क्या था यहाँ पर डेफिनेशन, फिर से पढ़ते हैं। क्षिप्त उष्ण तोय मृदतम तत् फांटम अभिधीयते मतलब कि औसत द्रव्य को यवकुट करके उष्ण जल में मिलाकर, मृदतम मतलब हाथ से मसलकर, वस्त्र से छान लेने पर जो द्रव्य प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं, फांट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, आचार्य सारंगधर जी क्या बोलते हैं कि एक पल द्रव्य लेना है, 4 पल उष्ण जल मिलाएंगे, तत्पश्चात उसे भली भांति मसल कर कपड़े से छान कर पीते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे फांट कहते हैं। ठीक, यह आचार्य सारंगधर जी के अनुसार है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, मिट्टी के पात्र में एक पल औसत द्रव्यों को यवकुट चूर्ण को, फिर यहाँ पर क्या बोला है, यह आचार्य सारंगधर जी का ही है कि मिट्टी के पात्र में एक पल औसत द्रव्यों को यवकुट चूर्ण करके एक कुड़ब उबलता हुआ उष्ण जल में मिलाकर उस पात्र को ढक दे। जब जल कुछ गुनगुना रह जाए तब उसको हाथ से मसलकर वस्त्र से छान ले। इस प्रकार से प्राप्त द्रव्य क्या कहलाता है, फांड कहलाता है, या चूर्ण द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आचार्य सारंगधर जी क्या कह रहे हैं कि एक पल द्रव्य लेना है, उस औसत द्रव्य को यवकुट चूर्ण कर लेना है, फिर यवकुट चूर्ण करने के बाद क्या करना है, उसमें एक कुड़ब उबलता हो उष्ण जल मिला करके उसको रख देंगे अच्छी तरह से। फिर अच्छी तरह से उसके बाद रखने के बाद क्या करेंगे, उसमें जब तक वो जल कुछ गुनगुना रह जाएगा तो उसको हाथ से मसल कर बस से छान लेंगे। इस तरह से प्राप्त द्रव्य क्या होगा, फांट या चूर्ण द्रव्य होगा। ठीक, इस तरह से अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया। आचार्य चारक जी क्या कह रहे हैं कि उसको यवकुट करके उष्ण जल में मिलाकर हाथ से मसल कर बस से छान लेंगे तो प्राप्त द्रव्य क्या कहलाएगा, फांड कहलाएगा। फिर यहाँ पे आचार्य सारंगधर जी क्या कह रहे हैं कि अगर उसका मिट्टी के पात्र में एक पल द्रव्य लेंगे, उसका यवकुट चूर्ण करके एक कुड़ब उबलते हुए उष्ण जल में मिला करके उस पात्र को ढक देंगे, मिट्टी के पात्र को क्या करेंगे, ढक देंगे। जब जल कुछ गुनगुना रह जाएगा मतलब हल्का गर्म रह जाएगा तो उसको हाथ से मसल कर वस्त्र से छान लेंगे। इस तरह से प्राप्त द्रव्य क्या होता है, फांट होता है। और फांट का पर्याय क्या है, चूर्ण द्रव्य, उसे क्या कहते हैं, फांट या चूर्ण द्रव्य कहते हैं। फांट की मात्रा कितनी बताई गई, 2 पल बताई गई है। इस तरह से आज की कल्पना अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्वाथ, हिम और फांट, तीनों की मात्रा कितनी बताई गई, 2 पल ही बताई गई है। ठीक है, फिर फांट कल्पना का चिकित्सीय महत्व पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो पहला क्या है, पंचकोल फांट। पंचकोल में क्या क्या आते हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सुंठी। क्या क्या आता है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सुंठी। ठीक है, और कोल से मतलब क्या होता है, उनकी कितनी मात्रा लेनी है, एक एक कोल लेनी है। एक कोल का कितने ग्राम के बराबर होता है, 6 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो पंचकोल फांट में क्या है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सुंठी, उनकी मात्रा कितनी लेनी है, एक एक कोल लेनी, मतलब कि 6 ग्राम कोल से मात्रा ली गई है। ठीक है, इसका चिकित्सीय महत्व क्या है कि कफस ज्वर, वातज ज्वर, प्रतिसाय में रोगनाशक होता है तथा दीपन पाचन गुणों से युक्त होता है। जो पंचकोल पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी मिलाई गई है तो वो क्या होता है, दीपन पाचन का काम कर रही है। तो क्या होता है, ये दीपन पाचन गुणों से युक्त होता है और कफ ज्वर, वात ज्वर और प्रतिसाय रोगनाशक होता है। ठीक है, फिर क्या दूसरा है, यष्टि मधु फांट। ये क्या होता है, दाह सामक, पित्त सामक, केस वेदना स्थापन, शोणित स्थापन, कंडुग्न, चक्षुष और बल और मेद रसायन होता है। ठीक, तो आप यष्टि मधु फांट में आप 2-3 पॉइंट याद कर लेना कि क्या हो रहा है, केस है। ठीक है, केस में काम आ रहा है, चक्षुष मतलब चक्षुष में काम आ रहा है, कंडुग्न मतलब स्किन में काम आ रहा है। इस तरह से आप याद कर लेना कि केस में चक्षुष और कंडुग्न। तो ये क्या हो रहा है, पित्त सामक है। पित्त सामक है तो क्या होगा, दाह सामक होगा। और क्या हो रहा है, बल है और मेद रसायन। ठीक, इस तरह से अपन ने फंट कल्पना का चिकित्सीय महत्व पढ़ लिया। चिकित्सीय महत्व पढ़ लिया। फंट कल्पना में प्रच्छेद द्रव्य की मात्रा अपन ने ऊपर ही पढ़ ली थी। क्वाथ, फांट और हिम की प्रच्छेद द्रव्य की मात्रा पढ़ लिया था यहाँ पर कि शर्करा और मधु दोनों की मात्रा कैसी लेनी है। तो इस तरह से आज की कल्पना यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रही है।
आज अपन ने 3 कल्पनाएं कौन कौन सी पढ़ी है, क्वाथ पढ़ लिया है और क्या पढ़ा है, हिम पढ़ा है और फांड पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन पहले वाले लेक्चर को, आज वाले लेक्चर, दोनों लेक्चर को क्या कर रहे हैं, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, जिससे अपन का पंचविध का सहायक कल्पना अच्छी तरह से, पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जो पहले लेक्चर में पढ़ा था पंचविध का सहायक कल्पना से। तो सबसे पहले मैं आपको पहले लेक्चर में क्या बताई थी, पंचविध का सहायक कल्पना शब्द का मतलब बताया था कि पंचविध का सहायक कल्पना जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो पंचविध जो होता है, पंचविध का सहायक कल्पना जो 3 शब्द से मिलकर बना होता है, पंचविध, कसाय और कल्पना। पंचविध का मतलब क्या था, 5 तरह से, और कसाय का मतलब क्या था, कंठस्थ कर्षणात् प्रायो रोगणाम वापि कर्षणात्, कसाय शब्द प्रधान्यात् सर्वयोगेषु कल्प्यते। तो आपको यहाँ पर ये कहा था, ये श्लोक आप याद कर लेना। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कसाय की परिभाषा बताइए, तो आपको ये श्लोक यहाँ से तो कंठस्थ कर्षणात् प्रायो रोगणाम वापि कर्षणात्, यहाँ तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक, कहां से कहां तक, कंठस्थ कर्षणात् प्रायो रोगणाम वापि कर्षणात्, यहाँ तक आप ये श्लोक याद कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कर रहा है, जिसका सेवन करने से कंठ में लगे, कंठ का कर्षण करे, कंठ में अवरोध पैदा करे, वह प्रायो रोगणाम वापि कर्षणात्, रोगों का नाश करने के कारण क्या हो रहा है, सभी योगों में क्या होता है, कसाय शब्द का प्रधान रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे कसाय कहते हैं, जो रोगों का नाश करे, जो कंठ में लगे, कंठ में अवरोध पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, कसाय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कसाय कल्पना औसत द्रव्यों को नष्ट करने के बाद ही प्राप्त होती है। इन कसाय कल्पनाओं के द्वारा ही औषधियों को सेवन योग्य बनाया जाता है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि कुछ औसत द्रव्य ऐसे होते हैं जिनको तुरंत उखाड़ कर लाओ, और लेकिन शरीर में उपयोग करने पर क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, उनके मूल स्वरूप में ही उनका उपयोग करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। उनके मूल स्वरूप को नष्ट करके जो औसत द्रव्य की जो कल्पना बनाई जाती है, जो शरीर के लिए हितकर होता है, सेवन योग होता है, उससे क्या कहते हैं, कसाय कल्पना कहते हैं। मतलब ये कि औसत द्रव्यों के मूल स्वरूप को नष्ट करके उनको सेवन योग्य बनाना, जो शरीर के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, उसे क्या कहते हैं, कसाय कल्पनाओं के द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कसाय कल्पना औसत द्रव्यों को नष्ट करने के बाद ही प्राप्त होती है। इन कसाय कल्पनाओं के द्वारा ही औषधियों को सेवन योग्य बनाया जाता है। तो कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो मूल रूप में प्रयोग करने पे क्या हो रहा है, शरीर के लिए अहितकर होते हैं, शरीर में सेवन योग्य नहीं होते हैं। उनके मूल रूप को नष्ट करके शरीर के लिए हितकर और औषधियों को सेवन योग्य बनाना कसाय कल्पनाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन को कसाय शब्द का मतलब समझ में आ गया। फिर कल्पना का क्या मतलब बताया था, किसी भी द्रव्य या वस्तु में कार्यों को संपन्न करने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। तो इस तरह से पंचविध कसाय कल्पना का मतलब क्या हुआ कि 5 तरह की ऐसी कल्पनाएं जो रोगों को नाश करने के लिए, गुणकारी, चिरकारी और सुगमता से ग्रहण करने के लिए, योग्य बनाने के लिए, सेवन योग्य बनाने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, पंचविध कसाय कल्पना कहते हैं। जिन 5 कसाय कल्पनाओं के द्वारा औसत द्रव्यों को, रोगों को नाश करना, गुणकारी, चिरकारी, सुगमता से सेवन योग्य बनाना, उसको आसानी से ग्रहण किया जा सके, ठीक है, हानिकारक है तो हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने की जो शक्ति उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, कल्प या कल्पना कहते हैं। ठीक, पंचविध कसाय कल्पना का संदर्भ ग्रंथ क्या था, चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 4 में और सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में बताया गया है। ठीक है, फिर क्या बोला था, वाला श्लोक याद कर लेना, पंचविधम कसाय कल्पनम इति तद्दता स्वरसः कल्काश्रितः शीतः फांट कषाय इति। ये वाला श्लोक आप याद कर लेना, क्योंकि इससे पंचविध कसाय कल्पना आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में भी पूछा जाता है 2 नंबर में कि पंचविध कसाय कल्पना बताइए, 2 नंबर में आपको सिर्फ ये वाला श्लोक लिखना है। ठीक है, फिर क्या बोला, तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याध धातुर बलापेक्षणी न तो एवं सर्वाणि सर्वत्युपयोगिनी भवन्ति। अर्थात क्या होती है पंचविध कसाय कल्पना, कौन कौन सी, स्वरस कल्क श्रित शीत फांट। ठीक है, पंचविध कसाय कल्पना है। ये क्या होते हैं, यथा पूर्वम बलाधिक्यम, यथा पूर्व क्या होती हैं, ये गुरु होती हैं। और क्या होती है, कसाय कल्पना जो होती है वो क्या होती है, व्याधि और आतुर, व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करती हैं, क्योंकि पंचविध कसाय कल्पनाओं का सभी रोगों में समान रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कसाय कल्पना किसकी अपेक्षा करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्याध आतुर बल आपेक्षणी, व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करती हैं।
ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार कल्पना में बताई गई थी स्वरस कल्पना जो होती है सर्वाधिक गुरु कल्पना होती है और उत्तरोत्तर क्या होती है लघु कल्पनाएं होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षीर जो होती है वो गुरु कल्पना होती है, उत्तरोत्तर क्या होती है लघु होती है। ठीक, फिर यहाँ पर अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग कल्पनाएं बताई गई थी। आचार्य चरक, बागभट्ट और सारंगधर जी ने क्यों कौन सी कल्पना मानी? पंचविध कसाय कल्पना मानी। क्या है पंचविध कसाय कल्पना? स्वरस से कल के श्रित शीत और फांड। ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी ने क्या मानी? षड्विध कल्पना मानी, इन्होंने पंचविध में क्षीर को ऐड कर दिया। और आचार्य काश्यप जी ने क्या माना है? सप्तविध कसाय कल्पना माना है, इन्होंने पंचविध कसाय कल्पना में चूर्ण और अभिसव को ऐड कर दिया। तो आपको ये वाला चार्ट याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजी में भी क्वेश्चन आता है और यूजी में तो क्वेश्चन आता ही है कि 1 मार्क्स में। आचार्य सुश्रुत जी ने कौन सी कितनी कल्पनाएं मानी है? तो इसका आंसर षड्विध कल्पना। उन्होंने कौन सी एक एक्स्ट्रा कल्पना मानी है? तो क्या हो जाएगा? क्षीर। इसी तरह से आचार्य काश्यप जी का भी हो जाएगा सप्तविध कल्पना मानी, उन्होंने चूर्ण और अभिसव को माना। ठीक, इस तरह से आप ये वाला चार्ट याद कर लेना। फिर क्या बोला था? द्रव्य के वीर अनुसार कल्पना। अगर स्वरस क्वाथ कल्पना कर रहे हैं तो उसमें स्वरस क्वाथ कल्पना के द्रव्यों का वीर किस महाभूत से समानता की गई? तो वहां पर क्या कहा गया? जलीयांश महाभूत से समानता की गई है, क्योंकि स्वरस और क्वाथ दोनों ही लिक्विड है। तो वहां पर किस महाभूत से प्रधानता की गई? जलीयांश से की गई। चूर्ण कल्पना में पार्थिव अंश से किया गया है और कल की कल्पना में किससे किया गया है? पार्थिव और जल से। ठीक है, तो कल के क्या होता है? सूखा होता है, थोड़ा गीला होता है ना। इसमें क्या है? पार्थिव और जलीय। असुगंधित द्रव्य का क्या बोला उन्होंने? क्वाथ निर्माण नहीं करना है, क्योंकि सुगंधित द्रव्यों का क्वाथ निर्माण करेंगे तो उनका जो सुगंध है वो उड़नशील होने के कारण उड़ जाएगा, तो इसलिए उनका क्वाथ का निर्माण नहीं किया जाता है। अभी अपन ने लास्ट में पढ़ा भी थे कि फांट कल्पना करते हैं सुगंधित द्रव्यों के लिए, उनमें क्वाथ का निर्माण नहीं करते हैं, तो उन द्रव्यों का फांट कल्पना के द्वारा निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज भी याद करने को बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वरस क्वाथ कल्पना किस महाभूत से समानता बताई गई? तो जलीयांश। चूर्ण कल्पना में पार्थिव अंश और कल कल्पना में पार्थिव और जलीयांश। और एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सुगंधित द्रव्य की कौन सी कल्पना नहीं करना चाहिए? तो उसका आंसर क्या हुआ? क्वाथ कल्पना। ठीक, फिर उसके बाद पंचविध कसाय कल्पना के बाद क्या बोला? पंचकसाय योनित। पंचकसाय योनि में क्या था? पंचकसाय योनाय इति मधुर कसायो अम्ल कसाय कटु कषाय तिक्त कसाय कषाय कसाय से चाइति तंत्रे संज्ञा। पंचकसाय योनि कौन कौन सी? मधुर अम्ल कटु तिक्त कसाय। तो इसको याद करने कैसे बताया था? रस याद कर लेना आप, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। उसमें से लवण रस को छोड़ करके पांचों जो रस है उनको कसाय योनि कहा गया। लवण रस को इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, इससे कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर आ गया था अपन स्वरस कल्पना में। स्वरस कल्पना में अपन ने पर्याय पढ़ा था, रस स्वरस निर्यास। ठीक है, इसकी सवीरता विधि क्या पढ़ी थी? तत्काल पढ़ी थी। इसकी परिभाषा में आपको ये कहा था, वाला श्लोक याद कर लेना, यंत्र निष्पीड़िता द्रवादशा स्वरस उच्यते, मतलब कि यंत्र से निष्पीड़न दबा कर निचोड़ने से जो रस मिलता है उसे स्वरस कहते हैं। तो उसकी निर्माण विधि पढ़ी थी, सामान्य विधि, अनुकल्प विधि और पुटपाक विधि, जिसमें से पुटपाक विधि इंपॉर्टेंट थी। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुटपाक विधि का विस्तृत वर्णन करिए। तो आप सबसे पहले वहां पे एग्जाम्पल लिखोगे कि निम्ब पत्र, वासा पत्र, बिल्व पत्र, कुटज पत्र का पुटपाक विधि किया जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन औसत द्रव्यों को पुटपाक विधि के द्वारा स्वरस प्राप्त किया जाता है। तो निम्ब पत्र, वासा पत्र, बिल्व पत्र और कुटज पत्र, ये आप 4 एग्जाम्पल आप याद कर लेना। फिर पुटपाक विधि के बाद अपन कहे थे कि पहले आप ये डायग्राम बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे? पिंड जैसा गोला बनाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे? वट पत्र का बंधन करेंगे, फिर उसके ऊपर गोधूम का 1 अंगुल मोटा लेप करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी का 2 अंगुल मोटा लेप करेंगे और क्या करेंगे? अग्नि में पाक करेंगे। और अग्नि में पाक करने को क्या करेंगे? अग्नि में जो वट पत्र का बंधन किया था गोधूम चिकनी मिट्टी, उसको निकाल देंगे और गर्म कल्क को क्या करेंगे? वस्त्र से निचोड़कर स्वरस निकाल देंगे। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखने को बोला, गर्म कल्क होना चाहिए, ठंडा हो जाने पर स्वरस नहीं निकलेगा, तो उसको क्या करेंगे? गर्म कल्क को क्या करेंगे? वस्त्र से निचोड़ेंगे तो स्वरस निकल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और बोली थी कि आपको ये चीज याद रखना है, वट पत्र, गंभारी पत्र, जम्बू पत्र आदि लपेट कर धागे से बांध देते। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पुटपाक विधि में कौन से पत्र का यूज किया जाता है? बंधन में, पिंड में कौन से पत्र का बंधन किया जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वट पत्र या गंभारी पत्र, जम्बू पत्र आदि पत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि पुटपाक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि पुट मतलब होता है पुट मतलब होता है वन उपल, मतलब पुट में पाक करने के कारण जो स्वरस प्राप्त होता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? पुटपाक विधि कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वरस की मात्रा बताई थी कि समान स्वरस की मात्रा कितनी है? अर्धपल 2 तोला और पुटपाक स्वरस की मात्रा कितनी है? 1 पल यानी 4 तोला। 424 ml, 48
48 ml। ठीक है, फिर सर सोरस की मात्रा, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है। फिर सोरस का चिकित्सीय महत्व बताया था कि अदरक सोरस को अगर मधु के साथ पिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, वात श्वासकाश में प्रतिसाय को नष्ट कर रहा है। फिर तुलसी सोरस की बात की थी कि इसे विषम ज्वर को नष्ट करता है, और वासा पुटपाक सोरस की बात की थी, क्या कर रहा था, रक्त पित्त काश ज्वर और क्षय को नाश कर रहा था। ठीक है, फिर क्या हो रहा था, सोरस में प्रच्छेद द्रव्यों की मात्रा बताई थी कि पुटपाक विधि से निर्मित मधु की मात्रा कितनी, 1 कर से है। अगर सोरस में मधु शर्करा गुड़ मिला रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी थी, 1 कोल यानी कि 6 ग्राम। यहाँ पर भी बोला था 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पुटपाक विधि से निर्मित मधु में कितनी मात्रा लेनी है प्रच्छेद द्रव्य सोरस में, तो कितना है, 1 कर से है। ठीक, सोरस का उपयोग बताते हैं कि रोगी के बलवान गुणों में वृद्धि, दोषों के निवारण और धातुओं का शोधन, भस्म निर्माण में, साइंद्रिय उत्पन्न करने में। इससे सोरस कल्पना कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं कल्प कल्पना में। तो कल्प कल्पना में भी अपन ने क्या पढ़ा था, प्रच्छेद, आवाप और पिष्टि पढ़ी थी। इसकी सावीरता विधि कितनी पढ़ी थी, 1 दिन पढ़ी थी। फिर इसमें आपको कहा थी वाला श्लोक याद कर लेना, द्रव्य माद्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत् प्रच्छेद आवाप कल्कस्ते तन्मानम कर्ष संमिता। इस श्लोक से आपको उसकी परिभाषा भी याद हो जाएगी और उसके पर्याय भी याद हो जाएंगे और उसकी मात्रा भी याद हो जाएगी। प्रच्छेद द्रव्य की मात्रा कितनी बताई थी, अगर घृत और तेल है तो 2 गुण मात्रा, मधु है तो, शर्करा और गुड़ है तो क्या है, समान मात्रा में, अगर जल है तो उसमें कितनी है, चतुर्गुण मात्रा में। ये भी इंपॉर्टेंट बोला था, आप याद कर लेना। फिर चिकित्सीय महत्व में बोला था क्या, निम्ब कल्क की बात की थी, क्या कर रहा था, वृण का शोधन एवं रोपण कर रहा था। रसोन कल्क की बात की थी, क्या कर रहा था, भीषण वात रोगों में और विषम ज्वर को नष्ट कर रहा था। कल्क के उपयोग पढ़ लिया था कि औषध रूपों में, प्रलेप और प्रदाह में, व्रणों को शुद्ध करने, शोथ को दूर करने और प्रमथ्या निर्माण में, स्नेह पाक के स्नेह मूर्छन में किया जाता। इसकी मात्रा कितनी थी, 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम बताई गई थी। ठीक है, फिर अपन आज की कल्पना में क्या पढ़ा, क्वाथ कल्पना पढ़ा। तो क्वाथ कल्पना में श्रित पर्याय देख लिया सबसे पहले, श्रित निरूह कषाय, और इसकी सावीरता विधि कितनी होती है, 1 दिन होती है। और इसकी परिभाषा में वाला श्लोक याद करने का, तो बहनो तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहुष चिकित्सिका। इस तरह से आपको इसका परिभाषा भी याद हो जाएगी और इससे पर्याय भी याद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जल का परिमाण बोला था, मिली 50 हेरंगर के अनुसार याद करना है। तो इन्होंने क्या बोला था कि 1 पली आपको द्रव्य लेना है, उसमें 16 गुना जल मिलाना है और कितना शेष रहने पर 1/8 शेष रहने पर उतार कर छान लेना है। ठीक है, फिर यादव जी के अनुसार उन्होंने क्या होता है, संघात के अनुसार और द्रव्य की मात्रा के अनुसार। अगर संघात मतलब क्या होता है, यहाँ पे मृदु, मध्यम और कठिन द्रव्य से लिया गया है। ये क्या कह रहे हैं कि 4, 8, 16 गुना जल लेना है और कितना शेष रहने पर, 1/4 शेष रहने पर उतार कर छान लेना है। ठीक है, फिर द्रव्य की मात्रा के अनुसार क्या बताया था कि 1 कर्ष से 1 पल ले रहे हैं तो 16 गुना, 1 पल से 1 कुड़ब तक के द्रव्य 8 गुना जल और 1 कुड़ब से क्या लेना, 4 गुना जल। फिर क्वाथ, हिम, फांड तीनों में प्रच्छेद द्रव्य की मात्रा सेम है। तो यहाँ पर शर्करा और मधु की मात्रा जो होती है वो वातज दोषों के, वातज रोगों के अकॉर्डिंग, पित्तज रोगों, कफज रोगों के अकॉर्डिंग बताई गई है, अलग अलग मात्रा बताई गई है। तो यहाँ पर शर्करा की मात्रा वातज रोगों में कितनी लेनी, 1/4, और पित्तज रोगों में 1/8 और कफज रोगों में 1/16 लेना है। ठीक है, और मधु में क्या करना है, यही उल्टा कर देना है। ये भी बोला था, आप इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोला था, क्वाथ में जीरक, क्षार, लवण या त्रिकटु हिंग मिलाना, तो उसकी मात्रा 1 साण। अगर क्वाथ में गुड़, तेल, घृत और मूल द्रव्य, मूत्र या अन्य द्रव्य कोई भी मिलाना, उसमें कितनी मात्रा, 1 कर्ष या 12 ग्राम। क्वाथ की मात्रा कितनी बताई थी, 2 पल बताई थी। ठीक है, इसकी चिकित्सीय महत्व में अपन ने पुनर्नवाष्टक क्वाथ पढ़ा था। इसमें 8 द्रव्य होते हैं जिसमें से पुनर्नवा प्रधान होता है। इन 8 द्रव्यों को याद करने की ट्रिक बताई थी और इसका चिकित्सीय महत्व भी देखा था कि पांडु में, काश्वास में, सर्वांगशोथ और शूल में प्रयोग किया जाता है। रासना सप्तक क्वाथ में 7 द्रव्य होते हैं जिसमें से रासना प्रधान द्रव्य होता है। इसको भी याद करने की ट्रिक बताई थी 7 द्रव्यों को, और इसका आम बात में मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, कुलत्थ क्वाथ। कुलत्थ बीज जो होता है इसमें कहता है 1 कुड़ब, ये जल की मात्रा बताई गई थी। ये क्या होते हैं, शीत ज्वर नाशक होता है, विरेचन भ्रमण से, कृमि रोग, मूत्र रोग, अस्मरी और आर्त रोगों में उपयोगी होता है। फिर अपन ने हिमकल्पना पढ़ा था, तो हिमकल्पना में शीत, इसके पर्याय पढ़े थे, शीत कषाय हिम। ठीक है, इसकी सावीरता अवधि पढ़ी थी, 1 दिन होता है। चतुर्थ कल्पना होती है, इसका अपन ये बोला था, इसकी हिंदी याद कर लेना, 1 पल द्रव्य को भली भांति 6 पल जल में रात्रि भर भिगोकर प्रातः कल मसल लेने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हिम या शीत कषाय कल्पना बनती। हिम की मात्रा कितनी बड़ी, 2 पल बताई थी। प्रच्छेद द्रव्य की मात्रा अपन ऊपर पढ़ चुके थे। चिकित्सीय महत्व की भी बात कर लिए, तो धान्य हिम, सारिवादी हिम, पित्त प्रमादी हिम। धान्य हिम का जो अंतर्दाय तृष्णा, सारवादी रक्त विकार, पित्तवादी में, और पित्त प्रमादी जो था वो कामना रोगों में कह रहा था। ठीक है, फिर पांड कल्पना जो थी सबसे लास्ट कल्पना थी, इसका पर्याय क्या था, उष्ण कषाय।
है ना। और इसकी सापेक्षता विधि की थी तत्काल थी, और ऐसी कल्पना फांड कल्पना का प्रयोग किया जाता है जिनका क्वाथ निर्माण नहीं किया जा सकता। जो हिम कल्पना में संपूर्ण रूप से औसत द्रव्य गुण नहीं आ पाता, उन औसत द्रव्यों को फांड कल्पना से निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि एक पल द्रव को 4 गुने उष्ण जल में मिलाकर रखेंगे, फिर हाथ से मसल कर बस से छान लेंगे, जो द्रव प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, फांड कहते हैं। फांड की मात्रा कितनी थी, 2 पल थी, है ना। फिर फांड का चिकित्सीय महत्व भी पढ़ लिया, पंचकोल फांड और यष्टि मधु फांड। तो इस तरह से आज के लेक्चर में अपन ने जो बाकी की बची कल्पना थी क्वाथ, हिम और फांड, उसको कवर किया। फिर उसके बाद पहले लेक्चर में और आज के लेक्चर दोनों को कवर करके समरी में पूरी पंचविध कषाय कल्पना कंप्लीट हो गई। इस तरह से आपका पंचविध कषाय कल्पना, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांड पूरा अच्छी तरह से बता दिया गया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो भी बताया, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। ठीक है, और 10 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पंचविध कषाय कल्पना का विस्तृत वर्णन करिए। तो आपको ये जो बताया गया है आपको 10 मार्क्स में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब अपन अगले लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं अपन क्या पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे आज खत्म होता है। ओके, थैंक यू।